हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना तथा लास्ट में आपको बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा वर्ग के समानुपाती होती है। आपको बताना है किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा जो कि किसके वर्ग के समानुपाती होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, क्योंकि ऊष्मा क्यू बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। आपको ध्यान रखना है, क्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, तो ये धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती तथा तापमान के समानुपाती होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर किस वजह से चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है। आपको बताना है विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर किस वजह से उसके अंतर्गत ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, प्रतिरोध। विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर उसमें प्रतिरोध की वजह से चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक सेल है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक सेल है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो कि एक प्राथमिक सेल है, तथा लेड एसिड सेल, लिथियम आयन सेल, निकल आयरन सेल तथा निकल कैडमियम सेल जो कि एक द्वितीयक सेल माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारगम्यता या परमीएबिलिटी का व्युत्क्रम है। आपको बताना है पारगम्यता परमीएबिलिटी का उत्क्रम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिस्तंभिता या रिलेक्टिविटी जो कि परमीएबिलिटी का व्युत्क्रम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, प्रत्येक 4 पिकोफैराड के 2 कैपेसिटर जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उनकी कुल धारिता का मान क्या होगा। आपको बताना है प्रत्येक 4 पिकोफैराड के 2 संधारित्र जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तो उनकी कुल धारिता का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन एक, 2 पिकोफैराड, क्योंकि श्रेणी क्रम में कुल धारिता मान होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो इसको हल करेंगे 1/4 प्लस 1/4 बराबर, इसका राइट आंसर जाएगा 1/2। तो क्या इसकी कुल धारिता का मान हो जाएगा 2 पिकोफैराड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, यदि डीसी मोटर का फ्लक्स शून्य तक पहुंच जाता है तो इसकी गति कहाँ पहुंच जाएगी। आपको बताना है एक डीसी मोटर का फ्लक्स शून्य तक पहुंच जाता है तो इसकी गति कहाँ तक पहुंच जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह अनंत तक पहुंच जाएगी, क्योंकि डीसी मोटर की गति n बराबर होता है 1/5, यानी कि वह फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फ्लक्स का मान दे रखा है उसने शून्य, तो यह अनंत तक पहुंच जाएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीन फेज वाले ट्रांसफार्मर के डेल्टा स्टार कनेक्शन के मामले में प्राथमिक वाइंडिंग किससे जुड़ी होती है। आपको बताना है 3 फेज वाले ट्रांसफार्मर के डेल्टा स्टार कनेक्शन में मामले में प्राथमिक वाइंडिंग किससे जुड़ी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वह डेल्टा क्रम में जुड़ी हुई होती है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसी वितरण प्रणाली में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। आपको बताना है एसी वितरण प्रणाली में सामान्यतः निम्नलिखित में किसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंगल फेज में 4 तार प्रणाली का कभी भी उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, नाभिक ऊर्जा संयंत्र में उपयोग किया जाने वाला ईंधन है। आपको बताना है नाभिक ऊर्जा संयंत्र में उपयोग किया जाने वाला ईंधन कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच प्रयुक्त विद्युत रोधी सामग्री कौन सी है। आपको बताना है कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में जो प्रयुक्त विद्युत रोधी सामग्री होती है वह कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वह माइका होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक हथौड़े का हिस्सा है। आपको बताना है निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा एक हथौड़े का हिस्सा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विकल्पों में सभी, यानी कि चीक, हैंडल, पिन और आई होल जो कि एक हथौड़े के प्रमुख हिस्से होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विकल्पों में सभी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, स्लिप रिंगों में प्रयुक्त पदार्थ है। आपको बताना है स्लिप रिंगों में प्रयुक्त पदार्थ होता है वह कौन सा होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तांबा। आपको ध्यान रखना है स्लिप रिंगों में प्रयुक्त पदार्थ जो कि तांबा होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, मानव शरीर के आंतरिक प्रतिरोध के लिए एक लगभग मान है। आपको बताना है मानव शरीर के आंतरिक प्रतिरोध के लिए लगभग मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 300 से 1000 ओम। 300 से 1000 ओम इसका मान होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, ब्रेंजिंग में उपयोग किए जाने वाले स्प्लिटर सामान्यतः से बना होता है। आपको बताना है ब्रेंजिंग में उपयोग किए जाने वाले स्प्लिटर सामान्यतः किसके बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह
कॉपर बेस मिश्र धातु और सिल्वर बेस मिश्र धातु के बने होते हैं। आपको ध्यान रखना, कॉपर बेस मिश्र धातु व सिल्वर बेस मिश्र धातु के बने होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समांतर में जुड़े हुए प्रत्येक 1 ओम के 4 प्रतिरोधों के साथ 5 ओम का एक प्रतिरोध सीरीज क्रम में जुड़ा हुआ है, तो सर्किट के समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? आपको बताना, समांतर में जुड़े हुए हैं 1 ओम के 4 प्रतिरोध के साथ 5 ओम का एक प्रतिरोध सीरीज क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इनका सर्किट का समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5.25 ओम, क्योंकि 1 ओम के 4 प्रतिरोध है जो कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका मान आ जाएगा टोटल 0.25। और फिर उसके बाद में एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है जो कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है 5 ओम का, तो 5 ओम को इसमें जोड़ देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.25 ओम इसका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, ट्रांसफार्मर रेटिंग को सामान्यतः के टर्म में अभिव्यक्त किया जाता है। आपको बताना है ट्रांसफार्मर की रेटिंग को सामान्यतः किस टर्म में अभिव्यक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना, वोल्ट एम्पेयर या किलो वोल्ट एम्पेयर में इसको व्यक्त किया जाता है। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में टीआरएस का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है इलेक्ट्रिक वायरिंग में टीआरएस का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टफ रबर शीतड़ इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से कैपेसिटर का उपयोग ट्यून्ड सर्किट कैपेसिटर की तरह किया जाता है? आपको बताना, निम्नलिखित में से कौन से कैपेसिटर का उपयोग ट्यून्ड सर्किट कैपेसिटर की तरह किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पॉलीस्टेरिन कैपेसिटर का उपयोग ट्यून्ड सर्किट के कैपेसिटर की तरह किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का परिवर्तनशील प्रतिरोधक है जिसका उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को उसके प्रतिरोधों को मैनुअल रूप से बढ़ाकर या घटाकर नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? आपको बताना, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का परिवर्तनशील प्रतिरोधक है जिसका उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को उसके प्रतिरोध को मैनुअल रूप में बढ़ाकर या घटाकर नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रियोस्टेट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर को के लिए लिमिटेड किया जाता है। आपको बताना है डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर को किसके लिए लिमिटेड किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एडी करंट की हानि को कम करने के लिए इसे लिमिटेड किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक आदर्श ऑपरेशन एम्पलीफायर में होता है। आपको बताना है एक आदर्श ऑपरेशन एम्पलीफायर में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई विकल्पों में सभी। अनंत ओपन लूप गैप, अनंत इनपुट प्रतिबाधा, अनंत बैंडविड्थ एवं शून्य आउटपुट प्रतिबाधा इसके अंतर्गत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। हमारा अगला क्वेश्चन था, कोई पी प्रकार के अर्धचालकों में अशुद्धता परमाणु होते हैं। आपको बताना है पी प्रकार के अर्धचालकों में कौन से अशुद्धता परमाणु होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिसंयोजी तत्व। इसमें त्रिसंयोजी तत्व होते हैं। और आपको ध्यान रखना है पंच संयोजी तत्व जो कि एन प्रकार के अर्धचालकों में पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एक 10 यूनिट सर्किट में शामिल होते हैं। आपको बताना है एक 10 यूनिट सर्किट में क्या शामिल होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रेरक व संधारित्र। एक 10 यूनिट सर्किट में प्रेरक और संधारित्र शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, इनमें से कौन सा स्टेपर मोटर के बारे में सही है? आपको बताना है स्टेपर मोटर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 विकल्पों में सभी। यह एक पल्स सिग्नल द्वारा संचालित होती है, यह एक ब्रश रहित एवं तुल्यकालिक विद्युत मोटर होती है, यह स्टेपिंग मोटर के नाम से भी जाना जाता है, यह नियंत्रित गति प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, 1200 आरपीएम पर गुणन करने वाले 10 पोल एसी जनरेटर के लिए एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी गणना कीजिए। आपको बताना है 1200 आरपीएम पर गुणन करने वाले 10 पोल एसी जनरेटर के लिए एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 100 चक्र प्रति सेकंड, क्योंकि एफ या फ्रीक्वेंसी का मान होता है, आपको ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी का मान होता है एन इंटू पी अपॉन 120। एन का मान दे रखा है 1200 आरपीएम और पोल का संख्या दे रखी है 10 अपॉन 120। तो 120 से 120 कट जाएगा और 10 इंटू 10 बराबर 100 चक्र प्रति सेकंड। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, जल विद्युत संयंत्र या हाइड्रो पावर प्लांट में पेनस्टॉक में जल प्रवाह के नियंत्रण के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार होता है? आपको बताना है जल विद्युत संयंत्र के पेनस्टॉक में जल प्रवाह के नियंत्रण के लिए इनमें से कौन
जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल द्वार या स्लुइस इसके लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एक सोलर कलेक्टर और सौर ऊर्जा को में परिवर्तित करने में काम आता है। आपको बताना है एक सोलर कलेक्टर और सौर ऊर्जा को परिवर्तित करने में काम आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्मल ऊर्जा। एक सोलर कलेक्टर जो सौर ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा में परिवर्तित करने में काम आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दूर से के संबंध से तापमान को मापता है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो दूर के संबंध से तापमान को मापता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पायरोमीटर। पायरोमीटर जो कि दूर के या अधिकतम तापमान को मापने में काम आता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एक समान व्यास के स्टेटर से भरे कुल कुंडलाकार स्थाल के साथ समकेंद्रीकृता पूर्वक फंसे हुए केबलों में स्टैंड में कुल संख्या किसके द्वारा दी गई है? जहां एन स्टैंड की कुल संख्या तथा एन लेट्स की संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन बराबर 3n इंटू एन प्लस वन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस सेल में उच्च ईएमएफ होता है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस सेल में उच्च ईएमएफ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल का उच्च ईएमएफ होता है। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।